एनकाउंटर जारी है और इस पर सियासत भी भारी है। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया था कि बिहार में जाति देखकर एनकाउंटर किया जा रहा है। अब तेजस्वी के आरोपों का जवाब दिया गया है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने आंकड़ों के साथ ये जवाब दिया और नाम गिनाते हुए तेजस्वी यादव से पूछा है, क्या ये सभी एक ही जाति के थे? कोई यदि पुलिस को चैलेंज करता है तो उसको 48 घंटे में जवाब देना है, ज्यादा लेट नहीं हो। सरकार ने पुलिस के हाथ खोल दिए हैं और पुलिस अपराधियों को ताबड़तोड़ उन्हीं की भाषा में जवाब दे रही है। एक महीने में 11 एनकाउंटर, खासकर पिछले 5 दिन में 5 एनकाउंटर हुए। 21 मई यानी आज एक और एनकाउंटर हुआ। किशनगंज में कई कांडों में मोस्ट वांटेड अपराधी पवन कुमार उर्फ चिंटू पुलिस से भिड़ा, जिसका नतीजा हुआ कि पैर में गोली लगने के बाद सीधे अस्पताल के बिस्तर पर पहुंच गया। एनकाउंटर में पुलिस के भी 2 जवान घायल हुए। जैसे जैसे पुलिस ने अपराधियों को उनकी औकात बताना शुरू किया, सियासत भी उसी रफ्तार से तेज होती गई। मंगलवार को आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि जाति देखकर अपराधियों का एनकाउंटर कराया जा रहा है। हम जानना चाहते हैं सम्राट चौधरी जी से, क्या विशेष जात देकर के एनकाउंटर करा रहे हैं? इन घटनाओं जितना हमने गिनाया महिलाओं के साथ जुड़े उन लोगों का कब एनकाउंटर होगा? मंगलवार को तेजस्वी यादव ने खास जाति के लोगों का एनकाउंटर कराने का आरोप लगाया था। गुरुवार को जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने बकायदा नाम गिनवाते हुए आंकड़ों के साथ तेजस्वी के आरोपों का जवाब दिया और पूछा कि क्या ये सभी भी एक ही जाति के हैं। फुल इनकाउंटर में मारे गए कुंदन ठाकुर, प्रियांशु दुबे, प्रिंस उर्फ अभिजीत, दयानंद मालाकार, रामधनी यादव, सोनू यादव, ये सारे एक ही बिरादरी के लोग हैं। बड़ी बात है कि अपराधियों की जाति खोजने वाले तेजस्वी यादव को उनके सहयोगी पार्टी कांग्रेस का भी साथ नहीं मिल पा रहा है। हमारा मानना है कि अपराधी का कोई जात और धर्म नहीं होता है। कोई भी अपराधी हो, किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, उसके लिए सिर्फ एकमात्र जगह है जेल। दूसरी ओर एक बार फिर भरे मंच से सीएम सम्राट चौधरी ने साफ कर दिया कि अपराधी किसी भी हाल में बचेंगे नहीं। कुछ लोग तो ये पूछ रहे हैं आजकल कि पुलिस इनकाउंटर यदि होता है तो उसमें जाति भी पूछना चाहिए। तो मैं तो पुलिस वाले को कहूंगा, भाई पूछो, जाति पूछकर ही गोली चलाइएगा, इसे मत चलाइए। मतलब क्या कॉमन सेंस लोग यूज कर रहे हैं। मतलब ये कि एक और बिहार में एनकाउंटर जारी है तो दूसरी ओर सियासत। वैसे कांग्रेस नेता ऋषि मिश्रा के बयान के बाद यही लगता है कि इस मुद्दे पर तेजस्वी यादव अलग थलग पड़ते दिख रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो बिहार में जाति देखकर एनकाउंटर किया जाता है, ये आरोप लगाया है तेजस्वी यादव ने, जिसके जवाब में एनडी की तरफ से जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने आंकड़ों के साथ तेजस्वी यादव से सवाल पूछा है। नीरज कुमार ने कहा, जो आंकड़े हैं उसका जवाब दीजिए। सिर्फ एक जाति नहीं बल्कि तमाम जातियों के अपराधियों का एनकाउंटर हुआ है। अब नीरज कुमार के आंकड़ों के साथ उन्होंने जो बातचीत की है न्यूज़ 18 संवाददाता आनंद अमृतराज के साथ, वो बातचीत आपको दिखाते हैं। कि आप लोग जाति देखकर अपराधियों पर कार्रवाई करते हैं। देखिए, जब हमने उसका ब्लड टेस्ट किया तो अपराध करने वाला मिला, पुलिस पर हमला करने वाला मिला। और विपक्ष ने आरोप लगाया है कि आप लोग जाति देखकर अपराधियों पर कार्रवाई करते हैं। देखिए, जब हमने उसका ब्लड टेस्ट किया तो अपराध करने वाला मिला, पुलिस पर हमला करने वाला मिला। और माननीय सम्राट चौधरी जी के सरकार पर आप हमला कर रहे हैं। उसके पूर्व नीतीश कुमार जी की सरकार के समय से आंकड़ा बता रहे हैं, 20 नवंबर 2025 से अब तक कुल 22 इनकाउंटर हुए, 6 अपराधी मारे गए। उस अपराधियों में
विकास प्रियांशु दुबे ये किस समुदाय के हैं? कुंदन ठाकुर किस समुदाय के हैं? प्रिंस कुशवाहा किस समुदाय के हैं? दयानंद मालाकार किस समुदाय के हैं? हाँ, इसके साथ साथ रामधनी यादव और सोनू यादव भी मारे गए। जवाब इस बात का तेजस्वी यादव दीजिए, एसटीएफ जवान श्री राम यादव शहीद हुआ, ये ऐसे मामले में तो चाहे भूमिहार हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे राजपूत हो, ये सारे पैर में गोली इस उम्मीद से लगवा रहा था कि पुलिस पर हमला करेंगे, पैर में गोली लगेगा तो दिव्यांग पेंशन मिलेगा। बताइए, अपराध करो दिव्यांग पेंशन मिलेगा। अंकित कुमार सिंह राजपूत, रोहित कुशवाहा, सूरज महतो, राजीव कुमार सूर्या डॉन, प्रणव कुमार नीरज, दिलीप कुमार, संदीप उर्फ बादल, क्या ये इसका मतलब कि आपने पूरे आंकड़े को रखा हुआ है। एक बार फिर से आप अगर आंकड़े को दिखा रहे थे शुरुआती में, तो ये इसका मतलब कहने का मतलब कि अपराधी का जात नहीं होता है। नहीं, माननीय सम्राट चौधरी जी अपने वचन पर कायम हैं। उन्होंने कहा कि क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म से कोई समझौता नहीं होगा। अपराधी की पहचान उसकी जाति नहीं, उसका अपराध है। तो वो 17 घटना और 6 अपराधी ढेर हुए, उसमें 2 यादव, 1 कुशवाहा, 1 ब्राह्मण, 1 भूमिहार, 1 माली। ये और शहीद कौन हुआ? पुलिसकर्मी श्री राम यादव। तेजस्वी यादव जी, आप इसके पिंडदान में भाग लीजिए, इन अपराधियों के, और एसटीएफ के जवान को हम सैल्यूट करते हैं। माननीय सम्राट चौधरी जी की पुलिस सैल्यूट करती है कि हमारा जवान अपराधियों के खिलाफ शहादत दिया है। तो ये था जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार, जिन्होंने पूरे कागज को तैयार कर रखा है कि किस जाति के अपराधी हैं और किन किन पर कार्रवाई हुई है। जाहिर तौर पे इस वक्त बिहार की सियासत में इस बात को लेकर खूब चर्चा हो रही है कि जाति देकर अपराधियों पे कार्रवाई हो रही है, और अब सरकार ने भी पलटवार करते हुए, सत्ताधारी दल ने पलटवार करते हुए पूरे आंकड़े को जारी किया है। जाहिर तौर पर बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सरकार सख्त है। कई अपराधियों पर इनकाउंटर हो रहा है, जिसे लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। देखिए, बिहार में अभी एनकाउंटर जो हो रहा है तो उसमें जात ना पूछो अपराधी की, ये बातें इसलिए हो रही है क्योंकि अब जाति को लेकर के सियासत हो रही है। जिसके एनकाउंटर हो रहे हैं उसमें भी अब जाति देखी जा रही है, सवाल उठाए गए हैं। अब आपको हम आंकड़े समझाते हैं। देखिए, कुल अब तक 22 एनकाउंटर बिहार में हो चुके हैं, जिसमें आपको बताते हैं कि 6 अपराधी जो हैं वो एनकाउंटर के दरमियान मारे गए हैं, ढेर कर दिए गए हैं। हाफ एनकाउंटर अब तक 17 अपराधियों का हुआ है, जिसमें पैर में गोली मारी गई है। अब आप समझिए, ये जो जाति की बात हो रही है उसे समझिए। यादव जाति से 2 जो अपराधी थे उनकी मौत हुई है। कुशवाहा जाति से 1 अपराधी थे जिन्हें मारकर ढेर किया गया। ये 6 अपराधी जो मारे गए हैं उसमें हम आपको अब जाति बता रहे हैं। भूमिहार जाति से भी 1 अपराधी था, ब्राह्मण जाति से 1 अपराधी था और माली जाति से भी 1 अपराधी था। जो नीरज कुमार भी, जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता, ये आंकड़े बता रहे हैं कि जो 6 अपराधियों को ढेर किया गया है उनमें से 2 यादव जाति से है, 1 कुशवाहा से है, 1 ब्राह्मण है, 1 भूमिहार है। तो ऐसे में अब सवाल ये पूछा जा रहा है और पलटवार किया जा रहा है। नाम भी आपको बता देते हैं इसमें। देखिए, यहाँ पे जाति जो है वो लिखी गई है, यादव जाति से, कुशवाहा जाति से, राजपूत जाति से, कुम्हार जाति से भी जो अपराधी हैं वो शामिल थे, जो 6 अपराधियों का एनकाउंटर किया गया है। तो ऐसे में पलटवार करते हुए कहा जा रहा है कि अपराधियों की कोई जाति नहीं होती है और वो सिर्फ अपराधी होते हैं। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। बिहार में लगातार एनकाउंटर के बाद अपराधी अब खौफ में आ चुके हैं और एनकाउंटर के खौफ से भागलपुर के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के एक अपराधी ने हथियार गंगा में विसर्जित कर दिया है। गनगनिया का कुख्यात कैलाश मंडल हथियार को गंगा में विसर्जित करने के बाद सादगी पूर्ण जीवन जीने की कस्में भी खाता दिख रहा है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बिहार पुलिस आजकल पूरे एक्शन में है। यूपी की तरह बिहार के ऑपरेशन लंगड़ा की चर्चा चारों तरफ होने लगी है। 1 महीने में 11 एनकाउंटर हुए और जितने एनकाउंटर हुए उससे ज्यादा संख्या में अपराधी अस्पताल के बिस्तर पर पड़े हैं, जिसका खौफ बदमाशों के चेहरे पर साफ साफ दिखने लगा है। अब एनकाउंटर के खौफ की एक तस्वीर देखिए, यह है भागलपुर के गनगनिया का कुख्यात कैलाश मंडल।
वीडियो में कैलाश मंडल अपना हथियार गंगा में विसर्जित करता दिख रहा है। यही नहीं, कुख्यात कैलाश मंडल हथियार को गंगा में विसर्जित कर सादगीपूर्ण जीवन जीने की कस्में खा रहा है। मैं आज से ये हथियार जो है न कि गंगा में समर्पित कर रहा हूँ। आज दिन के बाद हथियार हाथ में नहीं लेंगे। लोग बताते हैं कि कैलाश मंडल पर हत्या, रंगदारी जैसे गंभीर मामले दर्ज हैं और कुछ ही दिनों पहले जेल से छूटकर बाहर निकला है। लेकिन एनकाउंटर का खौफ ऐसा कि इस कुख्यात अपराधी ने हथियार को गंगा मैया के हवाले कर सादगी वाला जीवन जीने की कस्में खाना शुरू कर दिया है। बीजेपी नेता और मंत्री दिलीप जायसवाल कहते हैं कि अपराधियों को अपराध से तौबा करना ही होगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं। और ये माहौल अब बिहार में बनना शुरू हो गया है और जल्द ही इस तरह का माहौल बनेगा। जबकि जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने तो यहां तक कह दिया कि सिर्फ हथियार छोड़ने से काम नहीं चलेगा, जो अपराध किया है उसकी सजा तो मिलेगी। आप सरेंडर करिए, अन्यथा कानून तो अपना काम करेगा और कानून में कोई अपराध छोड़ देने से आपको मरौवत नहीं मिलना है, वो कानून आपको मुकम्मल सजा देगा ही। बिहार सरकार ने पुलिस के हाथ खोल दिए और पुलिस वैसे ही एक्शन में आई, अपराधी औकात में आते दिख रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और भागलपुर से विकास कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। राजधानी पटना से कानून व्यवस्था को शर्मसार कर देने वाली एक बेहद सनसनीखेज वारदात सामने आई है। कादिरगंज थाना क्षेत्र में बेखौफ अपराधियों ने दिन दहाड़े एक युवक की बेरहमी से पिटाई की और फिर सरेआम उसका अपहरण करने का वीडियो भी सामने आ गया है, जिसे देखकर पूरे इलाके में आक्रोश है। हालांकि लोगों के आने के बाद दबंग मौके से फरार हो गए। ये रिपोर्ट देखिए। राजधानी पटना का कादिरगंज इलाका और सरेआम कानून की धज्जियां उड़ाती ये खौफनाक तस्वीर। जरा गौर से देखिए इन तस्वीरों को, कैसे बेखौफ बदमाश एक युवक पर टूट पड़े हैं, उसे बेरहमी से पीट रहे हैं और यही नहीं, जबरन उसका अपहरण कर अपने साथ ले जा रहे हैं। न पुलिस का खौफ, न कानून का डर। इस वारदात का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसने पूरे इलाके में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। लोग डरे हुए हैं कि अगर राजधानी से सटे इलाके में कोई सुरक्षित नहीं है तो फिर आम जनता कहां जाए। सीधे तौर पर पुलिस और स्थानीय प्रशासन कटघरे में है। तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि गुंडों के हौसले 7वें आसमान पर हैं। गमछा से मुंह बांध करके गेट से मारते हुए हमको लगेगा कि जान मार के इसको फेंक देंगे और घसीटते हुए जाए गाड़ी में जो बंद करने का कोशिश कर रहा था। किसी तरह से मुंह छुड़ा के जो है ग्रामीणों को हम हल्ला किए तो लोग ग्रामीण जुटे वहाँ पे, तो वहाँ पे से भाग गया, बोला कि जो है अभी सब सारा परिवार को हम खत्म कर देंगे, मार देंगे। इसमें था निमला के जो है 3 व्यक्ति। आखिर पुलिस कहां सोई है? दबंगों को अब तक सलाखों के पीछे क्यों नहीं भेजा गया? क्या अपराधियों को पुलिस का कोई डर नहीं रह गया है? क्या आरोपियों पर पुलिस कोई एक्शन लेगी? जनता लाचार है और वीडियो देखकर हर कोई सहमा हुआ है। अब देखना यह है कि इस पुख्ता वीडियो सबूत के बाद भी पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती है या इन बेखौफ बदमाशों को उनके सही ठिकानों तक ले जाती है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमरजीत शर्मा की रिपोर्ट। और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। पटना से बड़ी खबर है, IGIMS में फिर से बवाल की खबर मिल रही है। जूनियर डॉक्टर और इंजीनियर भिड़ गए। जूनियर इंजीनियर पर चाकू से हमला कर दिया गया। जूनियर डॉक्टरों पर हमला करने का आरोप लगा है और अस्पताल में हड़कंप मच गया है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए जहां हंगामा मचा हुआ है। दरअसल बताया जा रहा है कि यहाँ पर जूनियर डॉक्टर और जूनियर इंजीनियर जो हैं वो आपस में देखिए किस तरीके से भिड़ गए हैं और यहाँ चाकूबाजी की गई है। चाकू जूनियर इंजीनियर पर मारा गया है।
जिसमें जानकारी मिल रही है कि जूनियर डॉक्टरों ने ही ये हमला किया है। हमको समझ में नहीं आया कि तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं IGIMS की, जहां एक बार फिर से बवाल मचा हुआ है। जूनियर डॉक्टर और जूनियर इंजीनियर आपस में भिड़ गए हैं। न्यूज 18 संवाददाता रजनीश अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। रजनीश, क्या है ये पूरा मामला? हम देख रहे थे कि कोई एक्शन नहीं लिया है, सारा गार्ड कोई एक्शन नहीं लिया। और पिछले 2 दिनों में जो है दूसरी बड़ी घटना हुई है। मेडिकल स्टूडेंट के द्वारा 2 दिन पहले जिस प्रकार से कर्मचारियों के साथ मारपीट की गई थी लाठी डंडे के साथ, और सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था, उसके बाद दूसरी बड़ी घटना आज हुई है। ऋषु मिश्रा नामक जो जूनियर इंजीनियर है, ये वहां काम कर रहे थे। अचानक जो है एसी खराब होने की सूचना मिली इनको, और जूनियर डॉक्टरों के द्वारा जो है कहा सुनी के बाद अचानक हमला बोल दिया गया। जो आरोप लगा है कि चाकू से ऋषु मिश्रा जूनियर इंजीनियर है, इन पर हमला कर दिया गया, जिसमें बुरी तरह ये जो है इंजोर्ड हो गए हैं, और इसके बाद इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसके बाद गुस्साए कर्मचारी और जो परिजन हैं वहां पर काफी देर तक बवाल काटे हैं। भारी संख्या में पुलिस बल वहां पर बुलाए गए हैं। इसके अलावा अस्पताल के जो निदेशक हैं उन्हें जानकारी मिल गई बिंदे कुमार को, बावजूद उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की और वहां पहुंचना ही मुनासिब नहीं समझे। तो कुल मिलाकर अराजकता वाली स्थिति हो गई अस्पताल में। मरीज जो है पूरी तरह से जो कुव्यवस्था उस बीच में वो पिस रहे हैं, और जूनियर डॉक्टर हो, मेडिकल स्टूडेंट हो या अस्पताल कर्मी है, वो अखाड़ा बनाकर अस्पताल को छोड़ दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग को तत्काल संज्ञान लेना होगा, क्योंकि अस्पताल की पूरी व्यवस्था बेपटरी हो गई है। शिप्रा। रजनीश, ये बार बार यहाँ पर ऐसी घटनाएं घट रही हैं, वो भी IGIMS में, ये बड़े सवाल जरूर खड़ा करती है। आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। बड़ी खबर आपको बेगूसराय से बताते हैं, जहां बेखौफ अपराधियों ने घर में घुसकर पूर्व मुखिया समेत कई लोगों पर हमला कर दिया है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है, जिसमें स्कॉर्पियो से पहुंचे अपराधी हमला करते साफ नजर आ रहे हैं। अपराधियों ने लोहे की रॉड और लाठी डंडे से पीट कर 3 लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया है। मामला सिंघौल थाना क्षेत्र के देवनगर का है। सभी घायलों को इलाज के लिए बेगूसराय सदर अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बताया जा रहा है जमीन विवाद के चलते हमला किया गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, मामले की जांच में जुट गई है। थे देवानगर में, वो अगर 18 कट्ठा का टुकड़ा है तो उसमें 6 हिस्सेदार है, 3 हिस्सेदार में 9 कट्ठा होगा ना। हम 9 कट्ठा अपना खेत जोतने गए, हम अपना खेत जोत लिए, उनका खेत 2 कट्ठा हम जोते हुए थे। वो रात घास लगल में वो JCB से पूरा जोत उत के मट्टी उट्टी भर दिए। वैसे ये है वो अमरौर में, देवानगर वाला में हम भी गए, जोत उत लिए। उसके बाद वहाँ से चले आगे, मतलब वो हमारे भाई हैं, उन्हीं के दरवाजे पे बैठल थे। बस ये सब आया, स्कॉर्पियो, गोली पिस्तौल जो होता है, लाठी पहनो लेके अंधुन सब मारने लगा। सब भाई गाँव जोतते हैं तो हम यहाँ जोतते हैं, अपना ठीका वाला हम सब मैनेज कर लेते हैं। बाकी लगाए हुए थे लोग, जाके हमारा खेत को जोत दिए, हम रोकने गए, सब पटक के लाठी डंडा से हमको मुकाम छोड़ दिया। नेपाल के बॉर्डर इलाके से देश के खिलाफ बड़ी साजिश रची जा रही है। रक्सौल और सीतामढ़ी में पुलिस और STF की टीम ने हवाला कारोबार और अवैध मनी एक्सचेंज के धंधे का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने करीब 31 लाख रुपए की नेपाली और भारतीय मुद्रा बरामद की है। ये रिपोर्ट देखिए। नेपाल बॉर्डर पर करोड़ों का खेल, हवाला कारोबार का भंडाफोड़, अवैध मनी एक्सचेंज का धंधा। ये 2 तस्वीरें आपको हैरान कर देगी। पहली तस्वीर मोतिहारी की, जहां टेबल पर पड़े नोटों की गड्डियों को गिना जा रहा है। दूसरी तस्वीर सीतामढ़ी की है, जहां साइकिल की सीट के नीचे से नोटों की गड्डियां निकल रही है। दरअसल भारत नेपाल बॉर्डर पर हवाला कारोबार और अवैध करेंसी एक्सचेंज का बड़ा धंधा चल रहा है। देश के खिलाफ कितनी बड़ी साजिश रची जा रही है। मोतिहारी के रक्सौल बॉर्डर पर पुलिस ने हवाला और अवैध करेंसी एक्सचेंज कारोबार का बड़ा खुलासा किया। पटना STF और रक्सौल थाना पुलिस की टीम ने सब्जी बाजार इलाके में छापेमारी कर हवाला रैकेट का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने चीनी कारोबारी मोहम्मद शाहिद के ठिकाने से करीब 31 लाख रुपए की नेपाली और भारतीय मुद्रा बरामद की। पुलिस की टीम ने यहां से 17,87,000 नेपाली रुपए और 13,04,000 भारतीय रुपए बरामद किए। जिस जगह पर छापेमारी हुई वहां अवैध तरीके से करेंसी एक्सचेंज का कारोबार चल रहा था। पुलिस 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पुलिस की टीम ने यहां से कई दस्तावेज और लेन देन से जुड़े कागजात भी जब्त किए हैं, जिनकी जांच जारी है।
शुरुआती जांच में सीमा पार अवैध पैसों के लेन देन और हवाला नेटवर्क से जुड़े बड़े गिरोह के सक्रिय होने की आशंका जताई जा रही है। वहीं सीतामढ़ी में भी भारत नेपाल बॉर्डर पर तैनात एसएसबी जवानों ने बड़ी कार्रवाई की। हवाला कारोबारी को लगभग 2.5 लाख नेपाली करेंसी के साथ गिरफ्तार किया गया। तस्कर साइकिल की सीट के नीचे नेपाली करेंसी छिपाकर भारत नेपाल बॉर्डर पार करने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान तलाशी के क्रम में एसएसबी जवानों ने तस्कर को धर दबोचा और नेपाली करेंसी को भी बरामद किया गया। रक्सौल और सीतामढ़ी में हवाला कारोबार और करेंसी रैकेट के पर्दाफाश होने के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। क्या बॉर्डर इलाके में देश के खिलाफ साजिश रची जा रही है? इस पूरे नेटवर्क के तार कहां तक जुड़े हैं? इस नेटवर्क का मास्टरमाइंड कौन है? करेंसी रैकेट और हवाला कारोबार में क्या सफेद पोश भी शामिल है? इन सभी सवालों के जवाब मिलने बाकी हैं। न्यूज़ 18 के लिए मोतिहारी से अवनीश कुमार सिंह के साथ सीतामढ़ी से राकेश कुमार की रिपोर्ट। खबर आपको पटना से दिखाते हैं, जहां आरजेडी के नवनिर्वाचित एमएलसी सोनू कुमार राय का आज विधान परिषद सभागार में शपथ ग्रहण हुआ। इस समारोह में कई रोचक तस्वीरें भी निकलकर सामने आईं, जब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक साथ एक मंच पर बैठे नजर आए। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद ये पहला मौका था जब तेजस्वी यादव और सम्राट चौधरी न सिर्फ एक साथ बैठे बल्कि मुस्कुराकर एक दूसरे से बातचीत करते हुए भी दिखे। इस दौरान तेजस्वी यादव ने पेपर लीक और लाठीचार्ज सहित बैलेट पेपर पर चुनाव को लेकर बयान दिया। तैयारियों में इतना पैसा खर्च हुआ है, तो उससे मेहनत की और परीक्षा नहीं होता, इससे बड़ा क्या बात है? लोग पीड़ित सरकार वादा करके अगर कर जाती है, नहीं कर पाती तो सरकार की फेलियर। परीक्षा का घोषणा क्यों करते फिर अगर नहीं करा पाते ये लोग? खबर पटना से है, जहां बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मिली हार के बाद जन सुराज अभियान के सूत्रधार और चर्चित राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने पटना स्थित अपना आवास छोड़कर बिहटा में आश्रम को ही अपना नया ठिकाना बना लिया है। अब अगले 5 वर्षों तक वो बिहटा स्थित आश्रम में रहकर ही राजनीतिक और संगठनात्मक गतिविधियों का संचालन करेंगे। बुधवार को दरभंगा में मीडिया से बातचीत के दौरान प्रशांत किशोर ने बताया कि उन्होंने 19 मई की रात अपना घर छोड़ दिया और अब आईआईटी पटना के इस पास स्थित बिहार नव निर्माण आश्रम में रहने लगे हैं। उन्होंने कहा कि आगामी 5 साल तक यही आश्रम उनका घर होगा और यहीं से जनसुराज के संगठन को मजबूत करने का काम किया जाएगा। खबर आपको अररिया से बताते हैं, जहां कुर्सा कांटा थाना क्षेत्र के बारीटोला में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले एक रैकेट का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपी मोहम्मद आरिफ और मोहम्मद आबिद को गिरफ्तार किया है, जो अपने घर से ही इस अवैध खेल को अंजाम देते थे। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सुशील कुमार ने बताया कि ये लोग बाईपास आईडी का इस्तेमाल करके फर्जी तरीके से आधार कार्ड तैयार कर रहे थे। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर घर में छापेमारी की और मौके से आरोपियों को पकड़ने के साथ साथ फर्जीवाड़े में इस्तेमाल होने वाले उपकरण बरामद किए हैं, जिनमें लैपटॉप, प्रिंटर, आई स्कैनर और कई अन्य दस्तावेज शामिल हैं। छापेमारी में 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। एक मोहम्मद आरिफ है जो बाड़ीटोला वार्ड नंबर 5 कुर्सा काटा के हैं। जो दूसरे हैं वो मोहम्मद आबिद हैं, ये कुर्सा काटा वार्ड नंबर 10 के ही हैं। मोहम्मद आबिद पहले आधार सेंटर जहाँ काम हो रहा था ब्लॉक में, वहाँ एक असिस्टेंट के रूप में काम भी कर चुके हैं। जो बरामदगी हुई है वहाँ पर एक लैपटॉप हुआ है डेल कंपनी का, कैनन कंपनी का एक प्रिंटर हुआ है, जो आइरिस मशीन होती है आई स्कैन के लिए, वो हुई है। इसी के साथ कई सारे सवाल हैं जो उठ रहे हैं। न्यूज़ 18 ये सवाल पूछता है, बिहार फर्जी आधार कार्ड बनाने का अड्डा बन गया है। सवाल ये, फर्जी आधार कार्ड के धंधे का मास्टरमाइंड कौन है? सवाल ये भी उठ रहे हैं, देश के खिलाफ साजिश रचने वाले कब बेनकाब होंगे और कब इन पर कार्रवाई होगी? रोहतास से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां कारगर प्रखंड सह अंचल कार्यालय के सामने एक बुजुर्ग महिला ने अपने 4 छोटे छोटे मासूम पोते पोतियों के साथ आग लगाकर आत्मदाह करने की कोशिश की है, जिसे वहां मौजूद कुछ लोगों ने रोक लिया। 70 साल की इस बुजुर्ग असहाय महिला ने गरीबी के चलते अपने 4 पोते पोतियों के साथ
आग लगाने की कोशिश की। दरअसल 2.5 साल पहले इन छोटे छोटे बच्चों के माता पिता की दुर्घटना में मौत हो गई, जिसके बाद इन छोटे मासूम का भरण पोषण बुजुर्ग विधवा दादी कर रही थी। बुजुर्ग का कहना है कि दलित बस्ती में इन लोगों के लिए रहने की कोई जगह नहीं है। ऐसे में ये लोग सरकारी योजनाओं का लाभ चाहते हैं। बच्चों के माता पिता नहीं होने पर इन छोटे छोटे बच्चों का आधार कार्ड भी नहीं बन पा रहा है, जिसके चलते सरकारी लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिससे परेशान होकर बुजुर्ग महिला ने पोते पोतियों के साथ प्रखंड और अंचल कार्यालय करगहर में पहुंचकर खुद को बच्चों के साथ आग लगाने की कोशिश की, जिसके बाद मौजूद अधिकारियों ने हर संभव मदद का आश्वासन दिया। ऐसे में कई सारे सवाल हैं जो उठ रहे हैं और न्यूज़ 18 ये सवाल पूछता है। ये तस्वीरें कई सवाल खड़े करती हैं। आखिर ये आत्मदाह की नौबत क्यों आई? आप इसी से समझ सकते हैं। सवाल ये भी उठ रहा है कि महिला को योजना का लाभ आखिर क्यों नहीं मिल रहा है। सवाल ये भी पूछे जा रहे हैं, छोटे बच्चों का आधार कार्ड क्यों नहीं बना है। और सबसे बड़ा सवाल, सरकारी अधिकारी इतने लापरवाह क्यों बने हुए हैं? सरकारी अधिकारियों की तरफ से इस पर संज्ञान क्यों नहीं लिया जा रहा? सवाल ये भी उठ रहे हैं, बुजुर्ग महिला को कब मदद मिलेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सरकारी सिस्टम इसी तरह काम करेगा? बड़ी खबर आपको दरभंगा से बताते हैं, जहां बहुचर्चित चाय दुकानदार श्रवण राम हत्याकांड मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए हत्याकांड में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। वहीं गिरफ्तार अभियुक्त की निशानदेही पर छापेमारी करने पर भारी मात्रा में हथियार और आपराधिक सामान बरामद किया गया। बता दें कि 13 मई को विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के हसन चक के पास अमित कुमार से छिनतई का विरोध करने पर बदमाशों ने चाय दुकानदार श्रवण राम को गोली मार दी थी और मौके से फरार हो गए थे, जिसके बाद सीसीटीवी के आधार पर जांच कर अपराधी को पकड़ा गया, जबकि एक अन्य आरोपी फरार है। इन्होंने चैन छीनने का प्रयास किया, उस क्रम में जो विरोध किया गया उन्होंने फायरिंग की, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई। मतलब आरोपी की मंशा नहीं थी हत्या करने की? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये प्रोफेशनल चैन स्नेचर और लूट करने वाले व्यक्ति हैं और ये कई जगहों, कई जिलों में, आसपास के मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, कई जिलों में इस तरह की घटनाएं करते रहे। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के खिलाफ एक युवक द्वारा सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किए जाने के मामले को पुलिस ने बेहद गंभीरता से लिया है। मगध प्रमंडल के आईजी विकास वैभव ने इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात रखने और असहमति जताने का पूरा अधिकार है, लेकिन किसी भी व्यक्ति या जनप्रतिनिधि के खिलाफ अभद्र और अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करना कानूनन गलत है। आरोपी युवक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। जल्द ही कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आपने देखा होगा हाल में माननीय केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी जी के विरुद्ध एक आपत्तिजनक टिप्पणी सोशल मीडिया पर देखी गई। तो ऐसी टिप्पणी जिनके भी विरुद्ध हो उस पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है और इसी में गया जिले में एफआईआर दर्ज की गई है, अनुसंधान चल रहा है। और इसी के साथ अपना बिहार के इस बुलेटिन में